CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 18 पहला प्रश्न एक जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना प्रतिशत पाया जाता है? A 20%, B 39%, C 60%, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है D। जर्मन सिल्वर, जिसे नकल सिल्वर भी कहा जाता है, एक मिश्र धातु होती है जो मुख्य रूप से तांबा, जिंक और निकेल से बनी होती है। इसमें कोई वास्तविक चांदी नहीं होती, बावजूद इसके इसे सिल्वर के समान देखा जाता है। इस मिश्र धातु में चांदी की मात्रा लगभग 20% तक हो सकती है, लेकिन यह सामग्री मुख्यतः अन्य धातुओं से मिलकर बनती है। अगला प्रश्न 2 ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? कथन 1 जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं, तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। कथन 2 किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं, वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। कथन 3 ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्यूमीनियम के माध्यम में कम रहती है। कथन 1, 2 एवं 3 सभी सही हैं। B केवल कथन 1 एवं 2 सही हैं। C केवल कथन 1 सही है। D केवल कथन 1 एवं 3 सही हैं। इस प्रश्न का उत्तर है C। ध्वनि तरंगों की गति विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। कथन 1 सही है। ठोस से गैसीय अवस्था में ध्वनि की गति कम हो जाती है क्योंकि ठोस में कण अधिक नजदीक होते हैं, जिससे ध्वनि तरंगें जल्दी यात्रा करती हैं, जबकि गैस में कण दूर होते हैं, जिससे गति कम होती है। कथन 2 गलत है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है क्योंकि गर्मी से कणों की गति बढ़ जाती है। कथन 3 गलत है। कांच की तुलना में एल्यूमीनियम में ध्वनि की गति अधिक होती है। अगला प्रश्न 3 पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन मैक्रोन्यूट्रिएंट है? A पोटेशियम, B जिंक, C बोरॉन, D क्लोरीन। इस प्रश्न का उत्तर है A। पौधों की वृद्धि में योगदान देने वाले तत्वों को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विभाजित किया जाता है। पोटेशियम एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है क्योंकि यह पौधों की वृद्धि, जल संतुलन और शर्करा का परिवहन नियंत्रित करता है। जिंक, बोरॉन और क्लोरीन सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों के लिए छोटे मात्राओं में आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न 4 पारा एक ऐसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु एवं खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह दूषित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन पारा प्रदूषण का स्रोत है के स्रोत हैं? 1 कीटनाशक, 2 डेंटल अमेलगम फिलिंग्स, 3 फ्लोरोसेंट लैंप, 4 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र। केवल 1, B केवल 1 एवं 2, C केवल 1, 2 एवं 3, D 1, 2, 3 एवं 4 सभी। इस प्रश्न का उत्तर है D। पारा प्रदूषण विभिन्न स्रोतों से हो सकता है और सभी 4 विकल्प पारा के प्रमुख प्रदूषण स्रोत हैं। 1 कीटनाशक, कुछ कीटनाशकों में पारा होता है जो पर्यावरण में फैलकर प्रदूषण का कारण बन सकता है। 2 डेंटल अमेलगम फिलिंग्स, डेंटल अमेलगम में पारा होता है और जब यह टूटता है या समाप्त होता है तो पारा पर्यावरण में निकल सकता है। 3 फ्लोरोसेंट लैंप, इन लैंप्स में पारा होता है जो इनके नष्ट होने पर प्रदूषण फैला सकता है। 4 कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र, इन संयंत्रों से पारा गैस के रूप में वातावरण में उत्सर्जित हो सकता है। अगला प्रश्न 5 किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? A आभासी तथा सीधा, B वास्तविक तथा सीधा, C वास्तविक तथा उल्टा, D आभासी तथा उल्टा। इस प्रश्न का उत्तर है A। जब उत्तल दर्पण कॉन्केव मिरर द्वारा बिंब को उत्पन्न किया जाता है तो बिंब का प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और ध्रुव P के पास स्थित होता है, यदि वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच रखी जाती है।
उत्तल दर्पण में वस्तु के ध्रुव से दूर होने पर बिंब की स्थिति भी ध्रुव के पास होती है और यह आभासी होता है, क्योंकि दर्पण की परावर्तित किरणें वास्तविक रूप से एकत्र नहीं होती। अगला प्रश्न 6. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं? A. 16 C. 20 B. 18 D. 24 इस प्रश्न का उत्तर है B. प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्रत्येक ग्लूकोज CHO अणु के संश्लेषण के लिए 18 ATP अणुओं की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया प्रकाश प्रेरित प्रतिक्रियाओं और कार्बन फिक्सेशन के माध्यम से होती है, जिसमें ATP और NADPH NADP का उपयोग होता है। ATP अणु ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO और जल HO से ग्लूकोज बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न 7. आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? A. 1848 C. 1868 B. 1858 D. 1878 इस प्रश्न का उत्तर है A. राजा रवि वर्मा, जो भारतीय कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे, का जन्म 1848 में हुआ था। वे अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हुए, विशेष रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं और महाकाव्य जैसे महाभारत और रामायण के दृश्यों को चित्रित करने के लिए। उन्होंने भारतीय चित्रकला को पश्चिमी शैली के साथ मिलाकर नया रूप दिया, जिससे उनकी कला ने व्यापक पहचान हासिल की। अगला प्रश्न 8. सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? 1. बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। 2. शनि का उपग्रह गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। 3. नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मिथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है। 4. फोबस एवं डाइमस मंगल के 2 उपग्रह हैं। A. केवल 1 एवं 2 सही हैं। B. केवल 2 एवं 3 सही हैं। C. केवल 3 एवं 4 सही हैं। D. 1, 2, 3 एवं 4 सभी सही हैं। इस प्रश्न का उत्तर है C. सौर मंडल से संबंधित कथनों का विश्लेषण। 1. बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि वह सूर्य के पास होने के बावजूद उसका वातावरण न होने के कारण तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है। गलत। 2. गैनीमीड शनि का उपग्रह नहीं, बल्कि गैनीमीड गुरु जुपिटर का उपग्रह है और यह सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सही। 3. नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मिथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है। सही। 4. फोबस और डाइमस मंगल के 2 उपग्रह हैं। सही। इसलिए सही उत्तर है C. केवल 3 एवं 4 सही हैं। अगला प्रश्न 9. ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजिमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है। A. बेवेल प्रोट्रैक्टर B. अल्टीमीटर C. सिंक्लाइन D. थियोडोलाइट इस प्रश्न का उत्तर है D. ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन और क्षैतिज तल एजिमथ में कोणीय दूरी मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र थियोडोलाइट है। यह एक जटिल यांत्रिक यंत्र है जो कोणों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह यांत्रिक रूप से या डिजिटल रूप में हो सकता है और इसका प्रयोग भूमि सर्वेक्षण, निर्माण कार्य और खगोल शास्त्र में किया जाता है। अगला प्रश्न 10. जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जूट एक रबी फसल है। 2. जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। 3. भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? A. केवल 1 सही है। B. केवल 1 और 3 सही हैं। C. 1, 2 एवं 3 सभी सही हैं। D. केवल 1 एवं 3 सही हैं। इस प्रश्न का उत्तर है B.
जूट की खेती के बारे में विचार करते हुए। जूट एक रबी फसल नहीं है, यह एक खरीफ फसल है जो गर्मी के मौसम में बोई जाती है। गलत। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सही। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है, विशेषकर पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में। सही। इसलिए सही उत्तर है बी, केवल 1 और 3 सही हैं।